हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन अनचार्टेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं बाल्टीमोर शहर। बाल्टीमोर शहर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। इसे चार्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाल्टीमोर का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। यह शहर 1719 में स्थापित हुआ था और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाल्टीमोर का इनर हार्बर शहर का सबसे प्रमुख और आकर्षक स्थानों में से एक है। दिन में इनर हार्बर की खूबसूरती देखते ही बनती है। सूरज की रोशनी में चमकते पानी और आसपास की इमारतों का प्रतिबिंब इसे एक शानदार दृश्य बनाता है। यहाँ के पार्क, नावों की आवाजाही और स्थानीय बाजारों की रौनक इसे और भी जीवंत बनाते हैं। लेकिन रात में इनर हार्बर की खूबसूरती एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। जब चारों तरफ की इमारतें और हार्बर लाइट्स से जगमगाने लगते हैं तो नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पानी पर पिघली ढहती रोशनी की चमक और आसपास के रेस्तरां और कैफे की हलचल इसे एक रोमांटिक और मनमोहक अनुभव बनाते हैं। रात में इनर हार्बर का माहौल और भी जीवंत और आकर्षक हो जाता है, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बाल्टीमोर की कुछ सबसे खास शिप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएस कॉन्स्टलेशन जहाज की। यूएसएस कॉन्स्टलेशन मैरीलैंड में स्थित एक ऐतिहासिक जहाज है जो अमेरिकी नौसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह जहाज अपने निर्माण, सेवा और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। यूएसएस कॉन्स्टलेशन का निर्माण 1853 में नॉरफॉक नेवी यार्ड में किया गया था। यह अमेरिकी नौसेना के पहले जहाजों में से एक था। इसका डिजाइन और निर्माण उस समय के नवीनतम तकनीकों और इंजीनियरिंग के साथ किया गया था। यूएसएस कॉन्स्टलेशन ने अपने सेवा जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यह जहाज अफ्रीका तट पर दास व्यापार को रोकने के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा यह अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान भी सक्रिय रूप से सेवा में रहा। यूएसएस कॉन्स्टलेशन का दल बहुत ही सक्षम और समर्पित था। इसमें नौसेना के सैकड़ों सैनिक और अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने जहाज के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई। दल के सदस्यों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय दिया। यूएसएस कॉन्स्टलेशन का डिजाइन बहुत ही उन्नत और प्रभावशाली था। यह जहाज लकड़ी से बना था और इसमें उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसका डिजाइन उस समय के अन्य युद्धपोतों से काफी अलग और बेहतर था। यूएसएस कॉन्स्टलेशन के विभिन्न स्तर थे, जिनमें ऊपरी डेक, मध्य डेक और निचला डेक शामिल थे। ऊपरी डेक पर मुख्य तोपें और उपकरण थे, जबकि मध्य डेक पर दल के रहने और काम करने की जगह थी। निचला डेक गोला बारूद और आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होता था। ऊपरी डेक जहाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ पर तोपें और अन्य हथियार रखे गए थे, जिन्हें युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता था। ऊपरी डेक से ही जहाज का संचालन और दिशा निर्देशन किया जाता था। और ये है वो दस्तरख्वान जहाँ सभी ऊंचे पद के अफसरों को खाना परोसा जाता था। यहीं पर पेंट्री, कैप्टन ऑफिस, वॉशरूम और कैप्टन के आराम करने की जगह भी है। अब चलते हैं एक डेक और नीचे। यूएसएस कॉन्स्टलेशन का मध्य डेक जहाज का वह हिस्सा है जहां दल के सदस्य रहते और काम करते थे। यह डेक जहाज के संचालन और दैनिक गतिविधियों का केंद्र था। मध्य डेक पर कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और संरचनाएं थीं, जो दल के जीवन और कामकाज के लिए आवश्यक थीं। मध्य डेक पर दल के सदस्यों के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती थीं। यहाँ पर खेल, संगीत और अन्य मनोरंजन गतिविधियां होती थीं, जिससे दल के सदस्य तनाव मुक्त हो सके और उनका मनोबल ऊंचा रहे। यह सामाजिक गतिविधियां दल के बीच भाईचारा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती थीं। मध्य डेक पर एक छोटी चिकित्सा सुविधा भी होती थी। यहाँ पर एक छोटा चिकित्सा कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होते थे। यह चिकित्सा कक्ष दल के सदस्यों को छोटी-मोटी चोटों और बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता था। यहीं पर गनर और बोट्सवेन के कक्ष भी स्थित हैं।
गनर अधिकारी को सभी बंदूक युद्ध पोतों पर सबसे महत्वपूर्ण विभाग प्रमुख माना जाता था, जबकि बोट्सवेन, जिसे डेक बॉस के रूप में भी जाना जाता था, डेक विभाग का सबसे वरिष्ठ पद होता था। आइए अब हम जहाज के बाकी कर्मचारियों के कैबिन देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ मास्टर, वेतनाधिकारी, सर्जन, मरीन लेफ्टिनेंट और चैपलिन के कैबिन हैं, तो दूसरी तरफ पांचवें, चौथे, तीसरे और दूसरे लेफ्टिनेंट और एग्जीक्यूटिव अधिकारी के कैबिन हैं। ये सभी विभिन्न अधिकारी मिलकर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। मास्टर जहाज की नेविगेशन और संचालन का प्रमुख जिम्मेदार होता था, जबकि वेतनाधिकारी वित्तीय मामलों और वेतन वितरण का प्रबंधन करता था। सर्जन दल के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा आपात स्थिति का प्रबंधन करता था। मरीन लेफ्टिनेंट सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता था। चैपलिन धार्मिक सेवाएं और मानसिक समर्थन प्रदान करता था। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लेफ्टिनेंट विभिन्न विभागों की निगरानी और संचालन में सहायता करते थे, जबकि एग्जीक्यूटिव अधिकारी जहाज के सभी ऑपरेशनल और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता था। ये सभी अधिकारी मिलकर जहाज की सुचारू गतिविधियों, सुरक्षा और संचालन को सुनिश्चित करते थे। अब चलते हैं एक डेक और नीचे। निचला डेक गोला बारूद, आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था। यह डेक जहाज की स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। निचले डेक पर ही जहाज की संरचना और मजबूती का आधार होता था। निचले डेक पर मशीनरी और इंजन कक्ष भी होते थे। यहाँ पर जहाज के इंजन, बॉयलर और अन्य मशीनरी उपकरण स्थित होते थे। यह कक्ष जहाज की गति और संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। इंजन कक्ष में अनुभवी इंजीनियर और तकनीशियन तैनात होते थे, जो मशीनरी की देखभाल और मरम्मत करते थे। यहीं पर पंप और ड्रेनेज सिस्टम भी होते थे। यह सिस्टम जहाज के भीतर पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। पंप और ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग जहाज के किसी भी हिस्से में पानी के भरने की स्थिति में उसे बाहर निकालने के लिए किया जाता था। चलिए अब इस जहाज को अलविदा कहते हैं और चलते हैं अपनी अगली मंजिल पर, जो है एक पनडुब्बी जिसका नाम है यूएसएस टॉर्स्क SS-423। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अमेरिकी नौसेना की एक टैंक क्लास पनडुब्बी थी, जिसमें उच्च गति वाली जर्मन टाइप यू बोट और अमेरिकी नौसेना बेड़े की पनडुब्बी की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल थीं। इसका निर्माण 7 जून 1944 को पोर्ट्समाउथ नेवल शिपयार्ड में शुरू हुआ। इस पनडुब्बी को 6 सितंबर 1944 को लॉन्च किया गया और 16 दिसंबर 1944 को सक्रिय सेवा में शामिल किया गया। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की गश्त और दुश्मन के जहाजों को डुबोने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी अधिकतम गति 20 नॉट्स तक थी और इसकी लंबाई लगभग 311 फीट थी, जो लगभग एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के बराबर है। चलिए अब पनडुब्बी के अंदर चलते हैं। पनडुब्बी के अंदर कई स्तर होते थे, जिनमें टॉर्पीडो रूम, कंट्रोल रूम, क्रू क्वार्टर और इंजन रूम शामिल थे। प्रत्येक स्तर का विशेष कार्य होता था और इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया था। टॉर्पीडो रूम यूएसएस टॉर्स्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ टॉर्पीडोज को संग्रहित किया जाता था और यहीं से लॉन्च भी किया जाता था। इस कमरे में कई टॉर्पीडो ट्यूब थे, जिनसे एक के बाद एक टॉर्पीडो दागे जाते थे। यह स्थान अत्यधिक सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया था, क्योंकि यहाँ विस्फोटक सामग्री होती थी जो युद्ध अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाती थी। यह है मैन्यूवरिंग रूम, जो इस सबमरीन की संचालन क्षमता का केंद्र था। इस कमरे से इंजनों और बिजली प्रणालियों का नियंत्रण किया जाता था, जिससे सबमरीन की गति और दिशा निर्धारित की जाती थी। मैन्यूवरिंग रूम में दल के प्रशिक्षित सदस्य विभिन्न उपकरणों और लीवरों का उपयोग करके सबमरीन को संचालित करते थे। अब चलते हैं इंजन रूम की तरफ। यह इंजन रूम सबमरीन की ऊर्जा और गति का मुख्य स्रोत था। इस कमरे में डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल थे, जो सबमरीन को गति देने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते थे। इंजन रूम में दल के सदस्य इंजन की स्थिति और प्रदर्शन पर लगातार नजर रखते थे, ताकि सबमरीन कुशलतापूर्वक संचालित हो सके। यहाँ सभी उपकरणों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव किया जाता था, जिससे किसी भी तकनीकी खराबी से बचा जा सके। इंजन रूम नौसैनिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ तापमान बहुत अधिक होता था और बहुत अधिक शोर भी होता था। इसके बावजूद यह सबमरीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इंजन की शक्ति ही पूरे जहाज को चलाती और मिशन को पूरा करने में मदद करती थी। अब चलते हैं स्लीपर रूम की तरफ, जिसे क्रू क्वार्टर भी कहा जाता था।
यह सबमरीन के उन हिस्सों में से एक है जहां चालक दल के सदस्य सोते और आराम करते थे। यह स्थान बहुत ही संकुचित था क्योंकि सबमरीन में जगह की कमी होती थी। प्रत्येक क्रू मेंबर को एक छोटा सा बर्थ मिलता था जो आमतौर पर 3 स्तरों में व्यवस्थित होते थे। इन बर्थ के आसपास बहुत कम जगह होती थी और क्रू मेंबर को अपना सामान और व्यक्तिगत चीजें भी इसी छोटे से क्षेत्र में रखनी पड़ती थी। और यह है मेस, जहां चालक दल के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे और सामाजिक गतिविधियों का आनंद लेते थे। इसका आकार छोटा था और इसमें एक सीमित संख्या में टेबल और बेंच लगी होती थी जहां क्रू मेंबर शिफ्ट के हिसाब से भोजन करते थे। अब चलते हैं कंट्रोल रूम की ओर, जिसे सबमरीन का दिल कहा जा सकता है क्योंकि यहीं से पूरी सबमरीन का संचालन और नेविगेशन किया जाता था। यहाँ पर सोनार सिस्टम, रेडार और संचार उपकरण भी मौजूद थे जो सबमरीन के आसपास के माहौल की निगरानी करने और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने में मदद करते थे। और यह है फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम। इस रूम में सबमरीन के मुख्य हथियारों का भंडारण और संचालन होता था। यहाँ 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगे होते थे जिनसे टॉर्पीडो दागे जाते थे। इस रूम का डिजाइन ऐसा था कि टॉर्पीडो को जल्दी और सुरक्षित रूप से लोड और फायर किया जा सके। टॉर्पीडो रूम की स्थिति और कार्यप्रणाली सबमरीन की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती थी। आइए अब इस सबमरीन को अलविदा कहें और इससे बाहर निकलें। हमें आशा है कि आपको इस सबमरीन की सैर और इससे जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि आपको इसके इतिहास और तकनीकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।